जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज फिर से आपके लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं, जिसमें आपको हम टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसका आज हम लोग पार्ट 8 लेने वाले हैं इस सीरीज में। बेहतरीन जो आपके स्पेशल एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल 2021 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जीके जीएस की भोकाल प्रश्नों की सीरीज में आप लोग डेली हमारे साथ जुड़े। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 PM पर होती है। जी हाँ, डेली शाम को 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर प्रीमियम क्लास होती है। तो आप लोग डेली जुड़ें, अपनी बेहतरीन तैयारी को करें और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाएं। डेली टॉप 25 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल एसएससी जीडी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम युग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा युग जो है वो प्राचीनतम है। शाका युग या मोहम्मदी युग या बौद्ध युग या विक्रम युग। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। शाका युग, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इनमें अगर आप सबसे पुराने में जाएंगे, सबसे प्राचीन युग देखेंगे, तो आपको कौन सा मिलेगा, बौद्ध युग। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। सर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसने की थी, कहेंगे सर गौतम बुद्ध ने की थी। जी हाँ, किसने, गौतम बुद्ध जी ने की थी। गौतम बुद्ध जी ने इसकी स्थापना की थी। तो आपको यहाँ सबसे पुराना धर्म यही देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध धर्म। ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कह रहा भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है। बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे सुलभ माध्यम दूरदर्शन है, रेडियो है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2015 वाला, आप एग्जाम उठाकर देखें, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये सबसे सुलभ माध्यम कौन सा है, सिनेमा या समाचार पत्र। 2015 का एग्जाम जो हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। डेली शाम को 6 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ें। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो जो है ये सबसे सुलभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, रेडियो इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। यह भी आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ भाषा को समझना है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सिर्फ आप भाषा को समझेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या उस वक्र का नाम बताना है, सिर्फ आपको वो चीज़ बतानी है जब उन उत्पादों की मात्रा पर दर्शाता है, मतलब जो उत्पाद होते हैं उनकी मात्रा को दर्शाता है जिन्हें विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहते हैं। मतलब जो बेचने वाला होता है, मान लिया जो विक्रेता होता है, जो आपका सेलिंग करता है, वो उसे निर्धारित मूल्य पर बेचता है। कोई उत्पाद है, उत्पाद को जब निर्धारित मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगी, उसकी आपूर्ति होगी। क्या होगी, सप्लाई होगी। तो उसके क्या करते हैं, आपूर्ति वक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। आप समझेंगे सटाक से आपका हो जाएगा। ठीक है, आपूर्ति, जब आपूर्ति होगी तभी तो निर्धारित मूल्य होगा। ठीक है, समझ में, आपूर्ति होने पर ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। 3 क्वेश्चन, जी हाँ 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे, अर्थशास्त्र से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। 3 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से जरूर आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे आपको डरना नहीं है, मैं हर बार बता रहा हूँ। और साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन साइंस से, बहुत लोग साइंस से जब जैसे ही वीडियो में साइंस स्टार्ट होता है वो लोग कट करके चले जाते हैं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है कट करके चले जाते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही नहीं आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आपको स्कोर करना है तो आपको इन वाले विषयों पर भी ज़्यादा पकड़ करनी होगी। जब आपके साइंस और इकोनॉमिक्स अच्छी होती है, करंट अच्छी होती है, तभी आप औरों से लग जाते हैं और आपका स्कोर 20+ होगा। तो ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो साइंस और इकोनॉमिक्स को भी आप, मतलब अर्थशास्त्र को भी आप अपना एक अच्छा स्कोर समझकर चलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए कह रहा अर्थव्यवस्था में श्रम आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। जो श्रम की आपूर्ति होगी वो जनसंख्या पर निर्भर होगी। जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो श्रम भी ज़्यादा होगा, और जनसंख्या कम होगी तो श्रम भी कम होगा। तो किस पर, यह आपकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन। कह रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसकी प्रमुख व्यवस्था क्या होता है। व्यवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है आपका समाजवादी। क्या होता है, समाजवादी। एक आपका होता है मिश्रित, एक आपकी क्या होती है, मिश्रित। एक आपकी होती है मिश्रित। ठीक है, ये क्या होती है, मिश्रित। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है सर, मिश्रित व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है ये आपकी किस पर निर्धारित होती है, तो कहेंगे सर ये जो आपकी होती है ये आपकी
निजी स्वामित्व पर। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, किस पर? ऑप्शन नंबर डी, निजी स्वामित्व पर होगी। कौन सी? पूंजीवादी। समाजवादी क्या होती है? ये सरकारी होती है, जैसे चीन में चल रही है, सरकार के नियंत्रण में होती है, जितनी भी वस्तुएं देगा सरकार देगा। मिश्रित व्यवस्था में कुछ सरकार देगी और कुछ निजी स्वामित्व पर निर्धारित होंगी। ठीक है, तो आपको ये बात भी आपके एग्जाम में पूछ लिया, सीधा पूछ लिया मिश्रित व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, सीधा आपके एग्जाम में पूछ लेगा समाजवादी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है कि कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता? लोकतांत्रिक सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति की सरकार या किसी भी प्रकार की सरकार। कहने का मतलब अगर कोई राज्य किसके बिना अस्तित्व में मतलब विद्यमान नहीं रह सकता, कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शनों में से क्या नहीं होगा तो आपका कोई राज्य नहीं हो सकता है। चलिए बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर 31 का पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सटाक से आपको नंबर दिलाएगा। ये वो क्वेश्चन होते हैं जब आप इनसे कर लेते हैं तो आप औरों से यहाँ आ जाते हैं और आपके यहाँ पर होंगे, और आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरिट में आप कहीं ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? देखिए ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की सरकार हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो, लेकिन उसके सरकार के आप अस्तित्व में जरूर रहें, तो आपकी क्या होगा? तो आपका राज्य के बिना अस्तित्व नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जितने लोग चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को दबाकर शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जहां भी जुड़े हों ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए कह रहा है भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। दूसरा पूछा गया है, ना कि पहला, दूसरा पूछा गया। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कैसा? सूती वस्त्रों का। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार, जबरदस्त बताएंगे। एक बार दबा के शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर को नहीं कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलो राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात आपका जानते होंगे ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सूती वस्त्र के उद्योग में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई उत्पादक आएगा तो आपका गुजरात आता है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10वां बार आपके एग्जाम में पूछा गया। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा होता है? आर्गोग्राफ, इंडियोग्राफ, तापेलेखी जिसे थर्मोग्राफ कहते हैं, या सिस्मोग्राफ। ये आपको मालूम होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? सर सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ नापता है भूकंप की तीव्रता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। करा नाभिक न्यूक्लियस में, अब यहाँ से शुरू होती साइंस। साइंस जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल निभाएगी, और जो साइंस में अगर 5 क्वेश्चन आए, 5 में अगर किसी ने 4 भी कर लिए, बस जान जाओ उसका स्कोर 20+ कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, साइंस ही जो है जो आपको एग्जाम से औरों से अलग बनाती है, और इसी से आपको भागना नहीं है बल्कि डट के सामना करना और अपने नंबरों को और भी औरों से अलग करना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? कह रहा नाभिक जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है के बिना एक परिपक्व स्नाग्र कोशिका है। मतलब कहने का यह है जो नाभिक है इसके बिना कौन सी एक स्नाग्र कोशिका के रूप में हम देखते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? लसीकाणु, शुक्राणु, लोहित कोशिका या अंड कोशिका। बताएंगे जिसे अंडक कहा जाता है, अंड कोशिका। लसीकाणु को आप लिम्फोसाइट कह सकते हैं। बताएंगे चारों में से क्या होगा? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से ही सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो बायोलॉजी से ही 2 क्वेश्चन, एक केमिस्ट्री का और एक आपका फिजिक्स का। 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 4 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए 2015 वाला, 2018 वाले जो भी एग्जाम हुए उनमें देखिए 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, लोहित कोशिका के बिना ऐसा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगला क्वेश्चन। करा हीमोग्लोबिन में यह धातु समाविष्ट होती है। बताएंगे कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में मिलती है जिसे रक्त कण रंजक द्रव कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को रक्त कण रंजक द्रव आप कह सकते हैं। कौन सी धातु समाविष्ट होती है? तांबा क्या होता है? क्या लोहा होता है? क्या मोबिल्डियम होता है या मैग्नीशियम? बताएंगे तो क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना, जो आप हीमोग्लोबिन देखेंगे तो आपको लोहा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? बताएंगे। सब्सक्राइब करने वालों का दिल से धन्यवाद और शेयर करने वालों का भी दिल से धन्यवाद। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक,
MK गांधी, सरदार पटेल। तो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिख सेना क्या कहलाती थी? कई बार आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, ये आर्मी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, आर्मी का जब आप एग्जाम देते हैं तो आप उसमें बहुत बार, दसों बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जीडी में भी 2015 वाले में, शायद 12 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ प्रीवियस और क्वेश्चनों के आधार पर ही क्वेश्चन ला रहा हूँ। और एसएससी की एक खासियत है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, एसएससी की एक खासियत है, वो अगर लगातार एग्जाम करवा रही है तो 3 या 4 साल के बाद लगातार रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दें। चलिए जीडी को छोड़िए, आप सीएचएसएल को उठाइए, एमटीएस को उठाइए, इनमें देखिए और इनके प्रीवियस क्वेश्चनों को उठाइए। बिल्कुल उसी आधार पर मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सभी, जैसे इसमें इन लोगों में तो हिंदी आती नहीं, अपने जीडी में आएगी हिंदी। जो लोग हिंदी करेंगे वो हिंदी बना, इंग्लिश कीजिए आप, ठीक है। तो आप इनको देखिए, 2-3 साल बाद आपको 2-3 साल के बाद देखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये एसएससी की बहुत खासियत बात है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। ये आएगा ही नहीं, इस एक्सपीरियंस पे बोलता है, ठीक है। चलिए बताइए 37 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, इसको खालसा कहा जाता था, इसलिए खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, आपने सुना होगा। सिख सेना को सर खालसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 38, क्या वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन सा है? वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या धुआं? बताएंगे वायु का प्रदूषण सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या धुआं? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का? तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, धुआं कर देंगे भाई साहब, धुआं। जी हाँ, धुआं। अब की बार जीडी में धुआं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ था, बताएंगे क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति जब आई थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ था? बताएंगे वनों का संरक्षण हुआ था, वन्य जीव का संरक्षण हुआ था, प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी या पारिस्थितिकीय संतुलन हुआ था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? एक बार वीडियो को जबरदस्त करके शेयर कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दें। और अपना स्कोर, जी हाँ, 25 में से आप कितना भी करें, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन होगा और आपको तो होगा ही होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करने वालों को दिल से धन्यवाद। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का? जी हाँ, 39 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है प्रदूषण में इस प्रकार क्या हुई थी? बढ़ोतरी हुई थी। जब औद्योगिक क्रांति आई तो इसमें प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी, याद रखेंगे। क्योंकि औद्योगिक क्रांति क्या है? जब औद्योगिक धंधे लगेंगे, आप लोग समझिए, जब उद्योग लगेंगे तो उद्योगों में क्या होगा? उद्योगों में काम होगा, और काम होगा तो कच्चा माल पकेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? धुआं होगा। वहाँ पर धुआं होगा नहीं होगा? अब धुआं होगा तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि वायु में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है? सर प्रदूषण सबसे ज़्यादा धुआं करता है, और उद्योगों से जब धुआं निकलेगा तो प्रदूषण की में बढ़ोतरी तो होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दूध में दही। ये कई बार 10 बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा जाए, और जो इसको ना कर पाए बहुत भैया गलत बात है, ठीक है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण, खमीरीकरण या वसंतीकरण या रैटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार नहीं हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एसएससी चाहे 10+2 लीजिए, सीजीएल लीजिए, सीएचएसएल लीजिए, जीडी लीजिए, हर बार में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। बताएंगे क्या होगा 40 का राइट आंसर? धमाकेदार क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसको क्या कहते हैं? खमीरीकरण। इसको कहते हैं खमीर उठना, इसे कहते हैं खमीरीकरण। जब दूध को आप दही में परिवर्तित करते हैं इसको खमीरीकरण कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को जबरदस्त करके शेयर कर देंगे भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद? बताइए एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली, अहमदाबाद, आगरा, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार एक बार शेयर कर देंगे। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएंगे। क्या होगा? आप लोग जानते हैं जो एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी? जी हाँ, कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, जो कि औरंगाबाद के पड़ोस पड़ती हैं। जी हाँ, औरंगाबाद के पड़ोस आपको देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट डाल सकते हैं? चलिए बताएंगे। हुआ कुछ यूँ था
कि पहले जो आपकी वयस्क मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी पहले, 21 वर्ष। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, यानी कि संविधान संशोधन आया, 61वां संविधान संशोधन। ये आया था 1989 में। जी हाँ, 1989 में आया था 61वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा क्या किया गया सर? इसके द्वारा जो मताधिकार की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखेंगे, क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष की कर दी गई थी मताधिकार की आयु। पहले क्या थी? 21 वर्ष थी। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई थी? तो आपको याद ना, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में आया था और इसी के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अब वर्तमान में जो है भारत के नागरिक के कितने वर्ष की आयु के वोट डालते हैं? तो आपको याद ना, 18 वर्ष की आयु के वर्तमान में वोट डालते हैं। जी हाँ, कितने वर्ष की आयु के? तो कहेंगे 18 वर्ष की आयु के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या द सेटिनिस्ट वर्कर्स के लेखक कौन है? एक पुस्तक हर बार चाहे वो करंट की हो, चाहे पुरानी हो, चाहे हिस्ट्री की बहुत कम पूछता है, ज़्यादातर वो करंट की पूछता है जो हाल ही में बनी होती है। बताइए, द सेटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? कुशल दास हैं, राम मूर्ति हैं, सलमान रश्दी हैं, जॉन ग्रिशम हैं। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को। क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेटेनिक वर्सेस का सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, सलमान रश्दी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलमान रश्दी ऑप्शन नंबर बी। चलिए राइट आंसर, जीवाश्म जो है, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक इसके द्वारा होती है। कहने का मतलब हो, जो जीवाश्म होते हैं उनमें जीवों की आयु की गणना किस तकनीक से हम करते हैं? रेडियो कार्बन के काल निर्धारण करने से, या इलेक्ट्रोपोरेशन से, वार्षिक घेरों को गिनकर, या माइक्रो परिचालन से। बताएंगे जो जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे जीवाश्म में जीव आपको देखने को मिलेंगे, उनकी आयु कैसे आप देखते हैं? आयु किसे गणना करते हैं? रेडियो कार्बन काल निर्धारण, इलेक्ट्रोपोरेशन, वार्षिक घेरों को गिनकर, या माइक्रो परिचालन को। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44, रेडियो कार्बन काल निर्धारण कर। और आप समझ रहे होंगे, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि पाषाण काल का काल दिया गया है, नव पाषाण काल का काल दिया गया, मध्य पाषाण काल का काल दिया गया। तो वो कैसे दिया गया? इसी तकनीक के द्वारा उसका भी काल निर्धारण किया गया। जी हाँ, रेडियो कार्बन काल के द्वारा ही उसका भी निर्धारण किया गया। आपसे एग्जाम में हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या गुच्छे केसी बीज किससे बीज होते हैं? बताएंगे गुच्छ केसी बीज किसके साथ बीज होते हैं? लंबे बाल, कड़े बाल, पंख, कांटे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? गुच्छे कैसी बीज किसके साथ बीज होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? 45 का राइट आंसर बताना है। तो कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, लंबे बाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, लंबे बाल इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार सीधा एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु का घनत्व पर, वायु के ताप पर, वायु के दबाव पर, वायु की आर्द्रता पर। बताएंगे वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु के घनत्व पर, वायु के ताप पर, वायु के दबाव पर, वायु की आर्द्रता पर। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होगा वो किस पर निर्धारित करेगा? क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, जो वायु का दबाव होगा वो दबाव पर कार्य करेगा। वायु के दबाव पर कार्य करता है वायु का वेग। ध्वनि का वेग किस पर कार्य करता है? वायु के दबाव पर। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट निकलेगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 47। डायनमो, ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। डायनमो से आपका 10 बार क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। डायनमो से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। बताएंगे डायनमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है? किस विधि में? बताएंगे किस विधि में डायनमो प्रयुक्त होता है? डायनमो किसको परिवर्तित करता है? बताएंगे डायनमो किसको परिवर्तित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है 47 का। तो आपको याद ना है, बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा राइट आंसर? चारों में से बताना है, राइट आंसर देना है, गलत नहीं करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। तो आपको याद ना, ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। 10 बार पूछा गया। बैटरी आपसे पूछ लिया थी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी परिवर्तित करती है, याद रखेंगे, ठीक है, बैटरी नहीं बोलने का। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा देश से प्रयुक्त बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यह करंट का क्वेश्चन आपसे ले लिया गया। दूर शिक्षा से, ई कॉमर्स से, ऑनलाइन बैंकिंग से, मल्टीमीडिया से। बताएंगे
किसका प्रयुक्त बकाया हिसाब कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं? किससे ऐसा किया जा सकता है? ई कॉमर्स से, ऑनलाइन बैंकिंग से, मल्टीमीडिया से, दूरसंचार से। क्वेश्चन नंबर 48 अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ऐसा हम कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर अगले क्वेश्चन का? ये रहा आपकी स्क्रीन पर साइंस का अगला धमाकेदार क्वेश्चन। किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विधि प्रकार के यौगिक बनाती है? बताएंगे। किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विधि प्रकार के यौगिक बनाती है? कैसी विधि में? सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई ऑक्सीकरण स्थिति में। कैसी स्थिति में? तो आपको याद ऑक्सीकरण स्थिति में, ऑक्सीकरण स्थिति में, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको याद -3 से +5 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। -3 से +5 ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला धमाकेदार, ये रहा धमाकेदार क्वेश्चन। C6H14 का अगला उच्च सजातीय है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? C6H14 का अगला उच्च सजातीय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? चारों में से गलत नहीं करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से सही बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है इसका अगला जो सजातीय होगा वो होगा C7H16। C7H16 मतलब एक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 अणु और कार्बन का 1 अणु बढ़ेगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। थोड़े साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैंने इस PDF में थोड़ा साइंस अच्छे लेवल का रख दिया है, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। अगला वीडियो जो आएगा शानदार होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कल मंडे को आपके लिए एक बेहतरीन क्लासेस लेकर आ रहा हूं। कल मंडे को 5 बजे 5 PM पर, जी हाँ 5 PM पर कल मंडे को हिंदी की क्लास, जो मंडे स्पेशल होगी, हिंदी की क्लास आपके SSC GD एग्ज़ाम के लिए लेके आ रहा हूँ बेहतरीन क्लास। तो ज़रूर जुड़ें शाम को 5 बजे, जो आपकी बहुत उम्दा क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।